तो आज बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जो पहाड़ों की गोद से निकला और उसने हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सिंहासन को सीधी चुनौती दे डाली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य की। वो ताकत जिसने 17वीं सदी में मुगलों के उस मिथक को तोड़ दिया कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी का दिल है। सोचिए जरा, एक तरफ मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसकी सल्तनत उस वक्त दुनिया की सबसे अमीर और सबसे बड़ी ताकतों में गिनी जाती थी, और दूसरी तरफ दक्कन के ऊबड़ खाबड़ पठारों में एक चिंगारी सुलग रही थी जो ज्वाला बनने वाली थी। ये थे मराठा। तो चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा था दक्कन की उस जमीन पर? वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने मराठों जैसी एक जबरदस्त शक्ति के पनपने के लिए, आप कह सकते हैं, एक तरह से जमीन तैयार कर दी? देखिए, मराठों का उदय कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहले तो दक्कन का भूगोल ही देखिए। पहाड़ी इलाका, घाटियां, मतलब गुरिल्ला युद्ध के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। दूसरा, जो वहां की सल्तनतें थीं जैसे अहमदनगर, बीजापुर, वो आपस में ही लड़ लड़कर कमजोर हो रही थीं। फिर आया औरंगजेब का जुनून कि दक्कन तो जीतना ही है। इस जिद ने वहां के लोगों में गुस्से और विरोध की आग को और हवा दे दी। और इन सब के ऊपर भक्ति आंदोलन ने एक तरह से फेविकोल का काम किया, जिसने अलग अलग मराठा गुटों को एक पहचान के धागे में पिरो दिया। और इन्हीं सब हालात के बीच एक ऐसे किरदार का उदय होता है जिसने इन बिखरे हुई कड़ियों को जोड़कर एक साम्राज्य की शक्ल दे दी। नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 16 साल की उम्र। इस उम्र में शिवाजी महाराज ने तोरणा का किला जीतकर अपने सपनों के साम्राज्य की पहली ईंट रखी। ये बस एक शुरुआत थी, उनकी सोच और उनके इरादों की पहली झलक। ये किस्सा तो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। बीजापुर के सुल्तान ने अपने सबसे खतरनाक और मक्कार जनरल अफजल खान को भेजा। मिशन था शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ो। अफजल खान ने धोखे से गले मिलने का जाल बिछाया, लेकिन शिवाजी महाराज उसकी नस नस से वाकिफ थे। उन्होंने अपने हाथों में छुपा रखा था वागनख, मतलब बाघ के नाखून जैसा एक खतरनाक हथियार। जैसे ही अफजल खान ने अपनी छुरी निकाली, शिवाजी ने वागनख से उसका पेट चीर दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये एक दिमागी जीत थी। इसने पूरे दक्कन में एक मैसेज भेज दिया कि मराठों को हल्के में लेना मौत को दावत देना है। शिवाजी की गुरिल्ला टैक्टिक्स का एक और कमाल का उदाहरण देखिए। औरंगजेब ने अपने सगे मामा शाइस्ता खान को एक भारी भरकम फौज के साथ पुणे भेजा। शाइस्ता खान आराम से लाल महल में डेरा डाले बैठा था। एक रात शिवाजी अपने सिर्फ 400 जांबाजों के साथ बाराती बनकर पुणे शहर में घुस गए और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर सीधा लाल महल पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। शाइस्ता खान तो जैसे तैसे जान बचाकर भागा, पर अपनी उंगलियां वही गंवा बैठा। आप सोच सकते हैं मुगलों के लिए ये कितनी बड़ी बेइज्जती रही होगी। एक के बाद एक शानदार जीत हासिल करने के बाद वो दिन भी आया जिसका सबको इंतजार था। साल 1674, जगह रायगढ़ का किला। एक भव्य समारोह में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने उपाधि ली छत्रपति की, मतलब एक संप्रभु शासक, और इसी के साथ मराठा साम्राज्य की आधिकारिक तौर पर स्थापना हो गई। अब वो एक ताकत थे जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब देखिए, साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलते, उन्हें चलाने के लिए दिमाग और एक अच्छा सिस्टम भी चाहिए। शिवाजी महाराज ये बात खूब समझते थे, इसीलिए उन्होंने बनाया अष्टप्रधान मंडल, यानी 8 मंत्रियों की एक काउंसिल। इसमें प्रधानमंत्री, जिन्हें पेशवा कहते थे, से लेकर वित्त मंत्री और मुख्य न्यायाधीश तक हर डिपार्टमेंट का एक हेड था, और ये सब सीधे छत्रपति को जवाब देते थे। एकदम सॉलिड एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई, इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए मराठों के पास 2 जबरदस्त टैक्स सिस्टम थे, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ को आप एक तरह का प्रोटेक्शन मनी समझ सकते हैं, मतलब आप हमें अपने रेवेन्यू का 1/4 हिस्सा दीजिए और हम आप पर हमला नहीं करेंगे, सिंपल। और सरदेशमुखी एक एक्स्ट्रा 10% टैक्स था, जो ये दिखाता था कि इस इलाके के असली देशमुख या सरदार तो मराठा राजा ही हैं। ये रेवेन्यू जमा करने का एक बड़ा ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीका था। शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य की कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब पावर का सेंटर बदलने वाला था। सत्ता का रिमोट कंट्रोल अब छत्रपति के हाथ से निकलकर उनके प्रधानमंत्रियों यानी पेशवाओं के हाथ में आने वाला था।
हुआ ये कि शिवाजी महाराज के बाद उनके बेटों में गद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। इससे साम्राज्य में थोड़ी अस्थिरता आ गई और इसी पॉलिटिकल उथल-पुथल का फायदा उठाया कुछ बहुत ही काबिल और चतुर पेशवाओं ने, जैसे बालाजी विश्वनाथ। उन्होंने शाहू महाराज के समय में धीरे धीरे सारी असल ताकत अपने हाथ में ले ली। छत्रपति नाम के राजा रह गए और असली सरकार पेशवा चलाने लगे। और पेशवाओं के राज में, खासकर उस महान योद्धा बाजीराव प्रथम के समय में, मराठा साम्राज्य अपनी बुलंदी पर पहुंच गया। कहते हैं मराठा घोड़े अटक से कटक तक दौड़ते थे, मतलब आज के पाकिस्तान से लेकर उड़ीसा तक। एक वक्त तो ऐसा था जब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 हिस्सा, 1/3, सीधे मराठों के कंट्रोल में था। अब इतने बड़े एम्पायर को अकेले पुणे से कंट्रोल करना तो मुश्किल था, तो बाजीराव प्रथम ने एक बड़ा ही स्मार्ट सिस्टम बनाया जिसे मराठा परिसंघ कहते हैं। इसमें गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोंसले जैसे पावरफुल मराठा सरदारों को अपने अपने इलाके में पूरी आज़ादी दे दी गई। आप अपना इलाका संभालो, राज करो, बस आखिरी जवाबदेही पुणे में बैठे पेशवा की होगी। शुरुआत में ये सिस्टम साम्राज्य को फैलाने के लिए बहुत बहुत कामयाब रहा। लेकिन कहते हैं ना, हर उरूज को ज़वाल है। जो सूरज उगता है वो ढलता भी है। हर महान साम्राज्य की तरह मराठा साम्राज्य के पतन की कहानी भी शुरू हुई। तो अब समझते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिन्होंने इस इतने बड़े साम्राज्य को ढलान पर ला खड़ा किया। साल 1761, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये मराठा इतिहास का वो मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था और मुगल सिंहासन की रक्षा की जिम्मेदारी मराठों ने उठाई। लेकिन उस दिन पानीपत के मैदान में जो हुआ वो मराठों के लिए एक भयानक तबाही थी। ये सिर्फ एक जंग की हार नहीं थी, इस हार ने उत्तर भारत में उनके बढ़ते कदमों पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया और उनकी कभी ना हारने वाली इमेज को भी तोड़कर रख दिया। पानीपत के झटके से मराठा अभी उभरे भी नहीं थे कि उन्हें एक नए और कई ज्यादा शातिर दुश्मन का सामना करना पड़ा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 बड़ी जंगें हुईं। पहली जंग में तो मराठों ने अंग्रेजों को धूल चटा दी, लेकिन दूसरी और तीसरी जंग तक आते आते घर की लड़ाई और कमजोर लीडरशिप ने उन्हें इतना खोखला कर दिया था कि वे हार गए और आखिरकार 1818 में मराठा साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। और देखिए, पतन की वजह सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, दुश्मन तो घर के अंदर भी थे। गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, ये बड़े बड़े मराठा सरदार आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचने में लगे थे, अपनी अपनी चौधाहट के लिए। इस आपसी फूट ने ही साम्राज्य को दीमक की तरह अंदर से चाट लिया। ऊपर से बाजीराव द्वितीय जैसे कमजोर पेशवाओं ने अंग्रेजों से सब्सिडियरी अलायंस जैसी संधियां कर लीं, जो असल में गुलामी का दस्तावेज था। इसने तो बची खुची इज्जत और आज़ादी भी खत्म कर दी। साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन मराठों की विरासत, उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। चलिए उनके कुछ ऐसे ही योगदानों पर नजर डालते हैं जो आज भी मायने रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज को फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है? जी हाँ, वो शायद पहले भारतीय शासकों में से थे जिन्होंने ये समझा कि असली खतरा जमीन से ही नहीं, समंदर से भी आ सकता है, और इसीलिए उन्होंने कोंकण के तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए एक ताकतवर नेवी खड़ी की। और हाँ, गनीमी कावा को कैसे भूल सकते हैं? ये मराठों का सिग्नेचर मूव था, उनका सबसे बड़ा हथियार, मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर। दक्कन के पहाड़ों और घाटियों को उन्होंने अपना मैदान बना लिया था। अचानक से हमला करो, दुश्मन को संभलने का मौका भी मत दो, और फिर बिजली की रफ्तार से गायब हो जाओ। उनकी इसी स्ट्रैटेजी ने मुगलों की बड़ी बड़ी सेनाओं के नाक में दम कर रखा था। उनकी बहुत सारी जीतों का राज यही गनीमी कावा था। और चलिए इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। कभी सोचिएगा कि अगर, सिर्फ अगर 18वीं सदी में इतिहास कोई और करवट लेता और अंग्रेजों की जगह मराठा जीत जाते, अगर आधुनिक भारत की नींव अंग्रेजों ने नहीं बल्कि मराठों ने रखी होती, तो आज का भारत कैसा होता? हमारे